Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 8 ऑफ मार्च 2022। तो गाइज आज है तारीख 8 मार्च 2022 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर आप लोग कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगा दिया है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाया हूँ ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चंस के आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि इनका डिस्कशन डेली बेसिस पर होता है। तो कल की आंसर कीज मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए। पहले क्वेश्चन पूछा गया था जो JCPOA है, मतलब ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं। ये जो डील है ये ईरान और P5+1 कंट्रीज के बीच में हुई थी। तो एक तरफ तो ईरान हो गया, ये P5+1 के अंदर 6 कंट्रीज का नाम क्या क्या आपसे पूछा गया था, वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस और जर्मनी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तमिलनाडु की सरकार ने डिसाइड किया है कि दुगोंग के लिए ये पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाने वाले हैं, लेकिन कहां पर, तो वो गल्फ ऑफ मन्नर और पाक बे वाले एरिया में, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच वाले हिस्से में यहां पर इस रिजर्व को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो ट्रेड डेफिसिट है, इसको हम लोग यहां पर एक और टर्म से जानते हैं, वो है नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर एक पर्सनालिटी है जिनको बोला जाता है कि वो वंदे मातरम न्यूज़पेपर के एडिटर हैं। तो यहाँ पर आपको देख पाओगे सर औरोबिंदो घोष चर्चा में है काफ़ी ज़्यादा, इसी वजह से इनके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था। अगले क्वेश्चन में हमने पूछा था जो NCPCR है, मतलब एक कमीशन जो कि बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्शन देता है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। प्लस इसी कमीशन के अंडर में एक चेयरमैन होता है और कुछ मेंबर्स होते हैं। तो चेयरमैन की मैक्सिमम एज कितनी होती है, वो होती है 65, और मेंबर्स की एज कितनी, मैक्सिमम एज कितनी होती है, तो वो होती है 60 ईयर्स। तो आई होप आप सभी लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सही सही दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस प्रकार का आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर GS पेपर 2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। ध्यान रखना, एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में हमने काफ़ी बार चर्चा करी है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आपको ये चलता हुआ नजर आएगा। नाउ अब क्यों चर्चा में, तो अब यहाँ पर हरियाणा इस बिल को लेकर आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये आर्टिकल है द हिंदू का, कि हरियाणा असेंबली के अंदर ये एंटी कन्वर्जन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको लेकर काफ़ी हद तक बवाल देखने को मिला था। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये कन्वर्जन बिल क्या है, प्लस इसके रिगार्डिंग क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, हमारे संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि इससे रिलेटेड देखने को मिलते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर एक एक करके कवर करेंगे। तो न्यूज़ कह लो या कॉन्टेक्स्ट कह लो, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हरियाणा सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया है एक बिल को अपनी स्टेट असेंबली के अंदर में, और इस बिल का मेजरली नाम क्या आपको देखने को मिलेगा, तो वो नाम है हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2022। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये अनलॉफुल कन्वर्जन को रोकने का काम करेगा। अब अनलॉफुल कन्वर्जन का मतलब क्या है, देखो मान लो यहाँ पर एक पर्सन A है और इधर आपको एक पर्सन B ये देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक पर्सन A ये है और ये ज़बरदस्ती यहाँ पर B को फोर्स कर रहा है और फोर्सफुली यहाँ पर इसका रिलीजन चेंज करवा रहा है, तो ये अनलॉफुल कन्वर्जन कहलाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई फोर्सफुली या धोखाधड़ी से या फिर आप कह सकते हो लालच देकर अगर कोई ऐसे काम करके किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का रिलीजन को चेंज करवाता है, तो बेसिकली यहाँ पर वो प्रोसेस कहलाएगा अनलॉफुल कन्वर्जन। और इसी अनलॉफुल कन्वर्जन को रोकने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया हरियाणा के अंदर, प्लस और भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये बिल रन करता है। आगे मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, ठीक है। तो इस बिल के मेजर हाइलाइट्स क्या हैं, पहली चीज यहां पर आप देख पाओगे इस बिल का सेक्शन 3 आखिरकार क्या बोलता है। सेक्शन 3 यहां पर बोलता है कि देखो, नो पर्सन शैल कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ईदर डायरेक्टली और अदरवाइज एनी अदर पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, यूज ऑफ फोर्स, थ्रेट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोercion, allurement और बाय फ्रॉडलेंट मीन्स
इंक्लूडिंग द यूज ऑफ डिजिटल मोड और बाय मैरिज और फॉर मैरिज। अब इसको पढ़ना जरूरी था क्योंकि अब मैंने पढ़ा तो काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो बेसिकली यहां पर इस बिल का सेक्शन 3 डायरेक्टली ये बोलता है कि अगर कोई भी कन्वर्जन हो रहा है, उस कन्वर्जन को जबरदस्ती किया जा रहा है, ठीक है, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया जा रहा है, या फिर फ्रॉड तरीके से किसी के रिलीजन को चेंज करवाया जा रहा है, या जबरदस्ती चेंज करवाया जा रहा है, या फिर यहां पर आप कह सकते हो लालच देके चेंज करवाया जा रहा है, तो ये सारे जो कन्वर्जन है, तो जिस भी प्रकार से अगर जैसे मैंने आपको बताया इन प्रकार से अगर कोई कन्वर्जन होगा तो उसको रोकने का काम करेगा ये बिल। तो सेक्शन 3 क्या बोलता है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला, इस बिल ने बोला कि देखो अगर कोई भी शादी ऐसे होती है, ठीक है, मान लो अब यहां पर फोर्सफुली जबरदस्ती तरीके से यहां पर आप कह सकते हो शादी हो चुकी है जबरदस्त तरीके से, यहां पर मान लो कोई धोखाधड़ी से या बहला फुसला कर यहां पर शादी कर ली गई है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, वो व्यक्ति रिलीजन बदलने को कह रहा है दूसरे व्यक्ति से, तो इस प्रकार में से अगर कुछ होता है तो वो शादी नल एंड वॉइड बोल दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है वो शादी फिर शादी नहीं मानी जाएगी अगर यहां पर अगर इस प्रकार से कन्वर्जन देखने को मिलता है तो। फिर उसके बाद बोला गया, दूसरा पॉइंट बोलता है अगर मान लो छिप छिपा कर कुछ हाइड कर कर यहाँ पर अपना पहले सारी चीज़ों को छुपा लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर शादी हो चुकी है, देन उसके बाद यहाँ पर अब फोर्स किया जा रहा है कि अब अपना रिलीजन बदलो, तो इस प्रकार की अगर चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर सज़ा है, लगभग बोला गया 3 साल की सज़ा है अगर कोई ऐसा काम करता है, और वो 3 साल की सज़ा बढ़कर 10 साल की भी हो सकती है, प्लस उस व्यक्ति को फाइन भी भरना सकता है, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर उसको जो फाइन है वो 3 लाख रुपए तक का भरना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं अगर यहाँ पर ये अगर ज़बरदस्त तरीके से कन्वर्जन होता है तो ये प्रावधान लिखे गए हैं इस बिल के अंदर। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बोलता है कि मान लो जितने भी प्रोविजंस इस बिल के अंदर मेंशन्ड है अगर इनका कॉन्ट्रीवीन होता है मतलब यहां पर आप कह सकते हो इनका उल्लंघन होता है, तो अगर इन प्रोविजंस का उल्लंघन होता है तो यहां पर जिसने भी किया है उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। अगेन यहां पर आप देख पाओगे 5 साल की सजा यहां पर मिलनी है, उसको बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है, फाइन पे करना पड़ेगा उसको, और जो फाइन है वो यहां पर मतलब जो मिनिमम है वो 4 लाख रुपीस का यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिसको और ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर इस बिल के अंदर बताई गई हैं कि मतलब सिंपल सी बात है, फोर्सफुली कन्वर्जन को रोका जा रहा है। अब इसी प्रकार के जो सिमिलर बिल्स हैं वो ऑलरेडी आपको बहुत सारे राज्यों के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में भी आपको ये लॉ देखने को मिल जाता है। नाउ अब बात करते हैं हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर क्या बात बोली गई है, क्योंकि अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कन्वर्जन को रोका जा रहा है, मतलब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है कंट्री के अंदर। तो इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर अगर हम लोग संविधान से रिलेट करके देखें तो संविधान क्या बोलता है डायरेक्टली उसके बारे में बात करते हैं। देखो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर सारी बातें यहाँ पर फंडामेंटल राइट के अंदर देखने को मिलती हैं, और ये जो फंडामेंटल राइट है ये आपको जो खासकर फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है ये आपको आर्टिकल 25 से 28 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो आर्टिकल 25 यहाँ पर बोलता है कि जो जितने भी पर्सन्स हैं, ठीक है, सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्रीली अपने रिलीजन को परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब अपने रिलीजन को आगे लेकर चल सकते हैं, उनको प्रोफेस कर सकते हैं, यहाँ पर अपने रिलीजन को एक तरीके से आराम से खुलकर अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें, उसका प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब उसका प्रचार कर सकते हैं। तो ये हर काम कर सकता है व्यक्ति अपने रिलीजन को लेकर। ये सारी बातें आर्टिकल 25 के अंदर मेंशन करी गई, तो मतलब आप खुलकर अपने रिलीजन को परफॉर्म कर सकते हो पूरी तरह से। उसके बाद यहां पर आर्टिकल 26 क्या बोलता है, आर्टिकल 26 बोलता है कि यहां पर जितनी भी कम्युनिटीज हैं वो सब यहां पर अपने जो खुद के मैटर्स हैं, खासकर रिलीजन को लेकर जितने भी मैटर्स हैं वो सब यहां पर खुद ही वो मैनेज कर सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर रिलीजन को लेकर कहाँ पे संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको वो बता रहा हूँ। प्लस उसके बाद भारत के संविधान के प्रियम्बल में जो आप लोग देखते हो तो इस प्रियम्बल को अमेंड किया गया था 1976 के अंदर, और इसमें एक टर्म ऐड कर दिया गया था, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर मतलब आप कह सकते हो कि अगर हम लोग शुद्ध भाषा में बोलें तो सेक्युलर मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, मतलब कि यहाँ पर इंडिया के अंदर आप देख पाओगे सारे धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर इंडिया की एक ब्यूटी कहलाती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान यहाँ पर पूरे कंट्री एक तरीके से इनका रिलीजन क्या है तो यहाँ पर इस्लामिक कंट्री कहलाती है, लेकिन इंडिया यहाँ पर एक सेक्युलर स्टेट है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर ये देखने को मिलता है। जो हर एक व्यक्ति है इंडिया का, उसके पास पूरा हक है कि वो अपने रिलीजन को शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रैक्टिस करे, उसको प्रमोट कर सकता है। ये सारी बातें हमारे संविधान में देखने को मिल जाती हैं।
लेकिन होता क्या यहाँ पर कुछ इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। देखो, भले ही यहाँ पर आपको संविधान में छूट दी गई हो कि आप अपने रिलीजन को परफॉर्म कर सकते हो, बट संविधान में मेंशन्ड है कि आप जबरदस्ती किसी के रिलीजन को कन्वर्ट नहीं करवा सकते। तो इसी का यहां पर यूज किया गया है इस बिल के अंदर कि भाई वो तो हमारे संविधान में मेंशन्ड है कि आप जबरदस्ती तो ये काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इशू क्या निकल कर आते हैं? इशू यही आता है कि जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे निकल कर आए हैं, ऐसा यहां पर आपको पूरा आर्टिकल में देखने को मिलेगा। द हिंदू का आर्टिकल जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे केसेस निकल कर आए जहां पर इस प्रकार से कन्वर्जन देखने को मिला है, जहां पर आप कह सकते हो कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लालच दे के यहां पर कन्वर्जन करवा दिया गया है। ये इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स यहां पर देखने को मिले हैं जिन्होंने हमारे रिलीजियस फ्रीडम को भी वॉयलेट किया है, उसका उल्लंघन किया है। साथ ही साथ लव जिहाद के भी बहुत सारे इंसिडेंट्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। लव जिहाद के इंसिडेंट्स काफ़ी सारे हुए हैं हरियाणा के कुछ कुछ जगहों में, ऐसा यहां पर बताया गया, जिसकी वजह से हरियाणा ये बिल को लेकर आ रहा है। अब इस बिल को जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया वहां की असेंबली में, तो ऑपोजिशन की तरफ से यहां पर काफ़ी हद तक विरोध किया गया। बोला गया कि ये जो बिल है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ऐसा यहां पर अपोजिशन के थ्रू बोला गया। उन्होंने बोला सरकार ने जो यहां पर करा है आज के टाइम पर, ये जो बिल लेकर आया है, इसकी वजह से सोसाइटी में यहां पर डिवाइड, एक तरीके से सोसाइटी में एक बहुत बड़ा बंटवारा सा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बोला गया ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जो कि हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ही नहीं नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ यहां पर ये हमारे पूरे के पूरे जो हमारा कंट्री एक सेकुलर कंट्री कहलाता है उसको यहां पर पूरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, बाकी मैंने अभी आपको बता दिया सेकुलर मतलब होता क्या है, ये बात हो गई। अब एट द लास्ट यहां पर इस बिल के रिगार्डिंग कुछ आर्गुमेंट्स निकल कर आए जो कि फेवर में थे। अब वो फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट्स थे? यहां पे बोला गया, देखो इस बिल के अंदर किसी भी रिलीजन का नाम मेंशन नहीं है। ठीक है, देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी रिलीजन इन द बिल। ठीक है, यहां पर बोला गया किसी भी रिलीजन का नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया कोई भी अगर फोर्सफुली कन्वर्जन करवाता है तो उसको यहां पर टैकल किया जाएगा इस बिल के माध्यम से। प्लस यहां पे बोला गया कि यहां पर ये किसी को भी नहीं रोक रहा है। मान लो अगर किसी की खुद की मर्जी है तो, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये भी, अगर खुद की मर्जी है, अगर वो खुद की मर्जी से चेंज कर रहा है रिलीजन, तो अगर उसको रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है ना। तो क्या होगा, अगर वो अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर रहा है तो उसको ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है, आराम से अपने विल से वो कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन यहां पर करना क्या होगा, 30 दिन पहले यहां पर एक नोटिस दे देना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ताकि वो चेक कर सके कि यहां पर कोई एक तरीके से यहां पर गड़बड़ी तो नहीं है, कोई जबरदस्ती तरीके से यहां पर कोई कन्वर्जन तो नहीं हो रहा है। और यहां पर क्या हो सकता है, जब ये टाइम पीरियड होगा इस बीच का, जब नोटिस वगैरह जाएगा, जब सारा इन्वेस्टिगेशन चलेगा, तो इसमें कोई भी व्यक्ति इस शादी को लेकर, इस कन्वर्जन को लेकर कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही ऑब्जेक्शन है और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हमारे बिल का उल्लंघन हो रहा है, तो जो भी बातें होंगी वो वहां पर शादी रोक दी जाएगी। क्लियर हुआ? तो यहां पर आप लोग देख पाओगे वो जो कन्वर्जन है बेसिकली उसको रोक दिया जाएगा, ये यहां पर बोला गया। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बिल के फेवर में भी काफ़ी सारी बातें यहां पर बताई गई हैं, बिल्कुल लास्ट में वो हम लोगों ने समझ लिया। तो सारे पॉइंट्स मैंने इस बिल के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल शब्दों में आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर ज़रूर फोकस करना, चाहो तो अपने एक नोट्स वगैरह बना लेना। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको निकाल कर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। और अभी एक काम नहीं किया है तो फटाफट वो काम करो, जो चैनल है इसको लाइक करो। चैनल को लाइक नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो वीडियो पर हमने टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। जब मैं बोलता हूं तो अब याद आ जाता है आप लोगों को, अब याद आ चुका है तो फटाफट यार लाइक कर देना। ठीक है सर, क्लियर हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, पहला कैसे इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। दूसरे आर्टिकल में बात की गई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, UNHRC, इंपॉर्टेंट बॉडी। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है कि आपको सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने हैं जो भी चर्चा में आते हैं। तो यहाँ पर चर्चा में है UNHRC, तो दैट इज़ वाई हम लोग इसको काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे कि अगर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है तो आप उसको फटाफट सॉल्व कर दो। आर्टिकल द हिंदू का अगेंस्ट आपको अगेन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात क्या की गई है, भारत ने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया है इस UNHRC के अंदर वोटिंग को लेकर। इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। हुआ क्या है, आपको पता होगा आज के टाइम पर रशिया और यूक्रेन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट चलते तहत आपने देखा होगा रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, तो इन सब के अंदर वोटिंग की गई। वोटिंग क्या थी कि भाई रशिया के अगेंस्ट में वोटिंग की गई थी ताकि रशिया को रोका जाए और रशिया यहाँ पर जिस प्रकार से अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, जिस प्रकार से इन्वेड कर रहा है उसको रोका जाए। तो अगेंस्ट में यहाँ पे रशिया के वोटिंग की गई।
बहुत सारी कंट्रीज ने वोटिंग करी। तो भारत ने यूएनएससी के अंदर भी एब्सटेन कर दिया था। एब्सटेन मतलब भारत ने ना हाँ में वोट दिया ना में वोट दिया, ठीक है। तो भारत रशिया के अगेंस्ट में नहीं गया, ऐसा आप लोग कह सकते हो। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग हुई। भारत ने अगेन यहां पर एब्सटेन कर दिया, भारत ने अगेन रशिया के अगेंस्ट में नहीं गया। फिर उसके बाद यूएनएचआरसी के अंदर वोटिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर। तो भारत ने अगेन यहां पर फिर से एब्सटेन कर दिया है। तो यही यहां पर न्यूज़ देखने को मिलती है। पिछली दोनों न्यूज़ भी मैंने आप लोग को पढ़ा दी है। तो ह्यूमन राइट काउंसिल से भी भारत ने यहां पर एब्सटेन कर लिया है और अब रशिया के अगेंस्ट में नहीं गया है। न्यूज़ क्या है, तो पहली न्यूज़ तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये ह्यूमन राइट काउंसिल है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। पहली चीज इंपॉर्टेंट, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या है? यहां पर देखो अलग अलग कंट्रीज इस बॉडी के मेंबर हैं, तो उन कंट्रीज की सरकारें मिलकर यहां पर काम करती हैं। दैट इज वाई इंटर गवर्नमेंटल बॉडी यहां पर बोला गया है, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि पूरे यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर में आती है। जो यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है, इसके अंदर आपको टोटल 6 ऑर्गन्स देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल भी यहां पर एक आपको टाइप देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ये काम करती है। ह्यूमन के जो मानव के अधिकार है उसको बचाने के लिए यहां पर एक काम करती है। ध्यान रखना एक चीज और, यूएनएचआरसी तो अब है, यूएनएचआरसी से पहले एक और बॉडी हुआ करती थी, उसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये CHR करके हुआ करता था। फिलहाल यहां पर यूएनएचआरसी ने अब पुरानी वाली बॉडी को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है ये पुरानी वाली बॉडी है, अब ये रिप्लेस हो चुकी है। तो इसका नाम ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना जरूरी है। पूछा जा सकता है कि यहां पर यूएनएचआरसी ने किसको रिप्लेस किया, सिंपल है। आगे बात करते हैं और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पर ये यूएनएचआरसी का इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मतलब वोटिंग वगैरह होती है, बैठकर जो बातचीत होती है। नव आते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ। ये जो बॉडी है इसका मेजर काम क्या है? ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को देखना। ह्यूमन राइट्स का कहीं पर वायलेशन हो रहा है, तो उनका उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इस पूरे यूएनएचआरसी को क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू साल 2006 में, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं? तो यूएन ऑफिस जो जेनेवा के अंदर है, वहां पर ये लोग मिलकर आपस में डिस्कशन करते हैं। अब इसके अंदर मेंबर कितने हैं? तो इस पूरे ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर आपको 47 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको इलेक्ट कौन करता है? तो जो इनको इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। अब ये ध्यान रखना, जो 47 मेंबर्स हैं ये कौन कौन से रीजन से निकल कर आते हैं। जैसे कि जो आप लोग मैप ड्रॉ करोगे, मान लो यहाँ पर ये आपको अफ्रीका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इधर आपको यहाँ पर साउथ अमेरिका देखने को मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पर सपोज कर लो ये आपको अमेरिका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको हुआ, फिर इस प्रकार से हो गया। इधर आप थोड़ा सा यहाँ पे आओगे तो इधर सऊदी अरेबिया और इधर अरब नेशंस देखने को मिल जाएंगे, ये आपने इस प्रकार से बना दिया। फिर इधर यहाँ पर आप आगे तो फिर यहाँ पर आपको ये इंडिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस प्रकार से बनाएं तो थोड़ा थोड़ा शायद बन चुका है सही सा, ठीक है। तो मतलब इससे पेन टेप पर हाथ थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्लियर नहीं बन पा रहा है। अदरवाइज यहाँ पर बहुत हाथ साफ है, मैं यहाँ पर आराम से क्लियर से बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप फिर उसके बाद ऊपर आओ जाओगे तो इधर यहाँ पर आपको थोड़ा सा चाइना इधर से देखने को मिलेगा, प्लस और भी कंट्रीज देखने को मिलेंगी, फिर ऊपर रशिया देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं मैप बनाना जरूरी है, इसी वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इधर आपको रशिया बड़ा सा कंट्री देखने को मिलेगा, उसके बाद इधर आपको यूरोप पूरा देखने को मिल जाता है ना। अब हम लोग बात करते हैं, हमने थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर लिया है। अब मैप ड्रॉ करने के बाद बात करते हैं ये कौन सा हुआ? ये अफ्रीकन नेशन हुआ, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स हुए। तो यहाँ से 13 सीट निकल कर आई है, इससे अच्छा एक मैप यूज़ कर लेते यार, चलो कोई बात नहीं, है ना। चलो यहाँ अफ्रीका से यहाँ पर 13 सीट निकल कर आई है। उसके बाद यहाँ पर आपको एशिया पैसिफिक से रीजन से आपको 13 सीट देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट्स, यहाँ पर जो कैरिबियन स्टेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कैरिबियन सी यहीं पे है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के आगे, तो यहाँ पर आपको कैरिबियन स्टेट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से लगभग 8 सीट निकली हैं। उसके बाद आप कह सकते हो कि 7 सीट निकल कर आती हैं वेस्टर्न यूरोप से और अदर स्टेट से, ऊपर वाले हिस्से से। फिर उसके बाद यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप से भी निकल कर आती हैं। तो जो यूरोप का 2 हिस्सा आपको देखने को मिलेंगे, दोनों हिस्से की साइड से वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों साइड से सीट निकल कर आती हैं, 6 सीटें। तो बस इतना ध्यान रख सकते हो, है ना, कि अलग अलग जगह से सीटें निकल कर आती हैं। इस यूएनएचआरसी के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं वो मैंने आप लोग को थोड़ा सा मैप ड्रॉ करके बता दिया है, ठीक है। मैप काफ़ी लंबा समय हो चुका है, मैंने ड्रॉ नहीं किया, बहुत समय हो चुका है, वरना वर्ल्ड मैप ड्रॉ हो जाता था। आज छोटी सी कोशिश की थी तो देख ही रहता थोड़ा कितना याद था। अब बात करते हैं टर्म्स की। तो हम लोग बात करें जो इस काउंसिल के मेंबर्स हैं बेसिकली, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 3 साल तक सर्व करते हैं, ठीक है। जो भी मेंबर बनेगा इसका वो 3 साल तक रहेगा। और अब मान लो 3 साल बाद मेंबर बदलेंगे, तब जैसे ये हटेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा ये इलेक्ट हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम पीरियड चाहिए, लगभग 2 साल का टाइम पीरियड चाहिए, उसके बाद ये दोबारा से री इलेक्ट हो पाएंगे।
नाउ बात करें बॉडी के फंडिंग के बारे में, तो देखो यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट है, इसके अंदर जो 2/3 यहाँ पर इसकी जो इनकम है वो यहाँ पर आती है कॉन्ट्रीब्यूशन से। जो भी इसके अंदर मेंबर कंट्रीज है वो कंट्रीब्यूट करती हैं और जो डोनर्स है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। बाकी जो कुछ पैसा और आता है वो यूएन का जो हमेशा बजट तय होता है ना, क्योंकि यूएन के और भी ऑर्गन्स हैं जहाँ पर अलग अलग बजट एक तरीके से एलोकेट किया जाता है, तो इसके लिए भी कुछ पैसा आता है, तो यहाँ से फंडिंग आ जाती है। तो एक दो बातें जो कि छोटी छोटी हैं, ध्यान रख सकते हो, इसको नहीं भूलोगे डेफिनेटली। नाउ आते हैं थर्ड आर्टिकल की तरफ। थर्ड आर्टिकल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रख लेना। अब कैसे होगा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे बात की गई है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट के बारे में। अब एनवायरमेंट को लेकर आर्टिकल है, तो सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। डाउन टू अर्थ का आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। डाउन टू अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए, तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। पहले न्यूज़ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो सेंटर फॉर स्टेट एंड साइंस है, ध्यान रखना, सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ध्यान रखना। इन्होंने रिलीज कर दिया है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022। तो ये रिपोर्ट अभी आई है। तो इस एनवायरमेंट रिपोर्ट ने काफी सारी चीजें बताई हैं। ये रिपोर्ट एक एनुअल पब्लिकेशन है। एनुअल पब्लिकेशन मतलब साल में यहां पर एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसके अंदर एनवायरमेंट को लेकर काफी सारी बातें बताई जाती हैं। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें क्या क्या होता है, तो ये रिपोर्ट फोकस करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, यानी कितनी गर्मी बढ़ रही है। उसके बाद माइग्रेशन के ऊपर, यानी कहां से कितने कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं। हेल्थ और फूड सिस्टम के ऊपर, प्लस यहां पर और भी चीजें कवर की जाती हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनर्जी, इंडस्ट्री, हैबिटेट, पोल्यूशन, वेस्ट, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, सब चीजें यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है। सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं प्रीवियस ईयर में कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है। तो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022 को रिलीज करने वाली बॉडी है सीएसई, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ठीक है। ये एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च और एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है। चलो आगे बात करते हैं। तो अब यहां पर इंडिया का क्या स्टैंड है, भारत आज के टाइम पर कहां पर खड़ा है, प्लस आने वाले टाइम पर जो हमने टारगेट रखे थे उसको हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, वो इस रिपोर्ट ने बताया। तो पहला सेक्टर लिया है इकोनॉमी का। देखो हमने यहां पर अपने इकोनॉमी सेक्टर के अंदर टारगेट किया था कि जो हमारी जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन तक की पहुंचेगी 2022-23 तक। बट हुआ क्या, 2020 तक ही जो हमारी इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ 2.48 ट्रिलियन तक ग्रो कर पाई। तो अब यहां पर आगे तक ग्रो करना एक इम्पॉसिबल सा नजर आ गया। रीजन क्या, तो कारण है कोविड-19 पैंडेमिक, जिसकी वजह से इंडिया की क्या दुनिया भर की इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी। क्लियर। दूसरा पॉइंट यहां पर बताया गया एम्प्लॉयमेंट को लेकर। देखो हमारा टारगेट था कि हम लोग फीमेल लेबर जो फोर्स है उसका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करें, मतलब फीमेल जो वर्किंग एरिया में है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़े। ये रेट हमने डिसाइड किया था कि 30% तक हम बढ़ा देंगे, 2022-23 तक इतना कर देंगे, फीमेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। लेकिन हुआ क्या, जनवरी मार्च 2020 तक अगर हम लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ 17.13% तक हम लोग पहुंचे हैं। तो अगेन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पीछे रह गए। उसके बाद यहाँ पर हाउसिंग को लेकर जब बात आती है तो हमारा टारगेट था कि हम लोग 29.5 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स प्रोवाइड करवाएंगे, लोगों को घर प्रोवाइड करवाएंगे एक स्कीम के अंडर में। उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो इस स्कीम के अंदर में इतना कुछ प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा की गई थी, प्लस 12 मिलियन यूनिट्स यहां पर प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा की गई थी अर्बन एरिया में, मतलब गांव और शहर दोनों क्षेत्र में घर देने के बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन दोनों ही टारगेट हमारे अचीव नहीं हो पाए जैसा हमने सोचा था। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के बारे में बात करें तो यहां पे हमारा टारगेट था हम लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाएंगे 2022-23 तक, लेकिन ये टारगेट भी हमारा सिर्फ 45% तक अचीव हो पाया, ज्यादा टारगेट अचीव नहीं हो पाया। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर को लेकर यहां पर इन्होंने बताया जो टारगेट था हमारा वो था फार्मर्स की इनकम को हम लोग डबल कर देंगे 2022 तक, यहां पर फार्मर्स की आय को बढ़ा देंगे। बट अभी यहां पर क्या थी, जो फार्मर की इनकम है वो 6,426 थी, इसको बढ़ाकर 10 मतलब ये बढ़कर 10,218 हो गया, डबल तो अब भी नहीं हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आप देख पाओगे यहां पर भी हम लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। तो इस रिपोर्ट ने, मैंने आपको बताया, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सब चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। तो ये बताया कि भारत का क्या टारगेट था, हम लोग कहां पर स्टैंड करते हैं। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की, मतलब जो लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं आज के टाइम पर, जो जमीन के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, ठीक है। डिजिटल माध्यम में सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पर डेटा अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट था हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीनें हैं उनको डिजिटाइज कर देंगे, उनका डेटा ऑनलाइन
यहाँ पर अपलोड कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, जो ज़्यादातर राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ठीक है, इन्होंने तो अच्छा प्रोग्रेस किया, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम यहाँ पर प्रोग्रेस ज़्यादा बेहतर रहा नहीं। उसके बाद बात की गई एयर पोल्यूशन की, तो यहाँ पर जब वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो टारगेट हमारा ये था, हम लोग पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को बहुत कम कर देंगे। पार्टिकुलेट 2.5 का मतलब है कंकड़ का टुकड़ा। इनफैक्ट मान लो ये आपका बाल है, ठीक है, आपका हेयर है, और इस हेयर से भी छोटा एक कंकड़ का टुकड़ा है जो कि आपके बॉडी के अंदर चला जाता है जब आप सांस लेते हो तो, और आपकी बॉडी को डैमेज करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, वो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो ये लेवल हमने सोचा था इसका कम कर देंगे, लेकिन साल 2020 में इसके अंदर कमी देखने को तो मिली है, ऐसा नहीं है कमी नहीं देखने को मिली, कमी देखने को मिली है। इसके पीछे का रीजन पेंडेमिक रहा, ठीक है, कोविड-19 आया, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन्स रहा, लोगों का इतना मूवमेंट हुआ नहीं, पोल्यूशन इतना हुआ नहीं, तो इसमें थोड़ी सी गिरावट हम लोगों ने देखी है। क्लियर हुआ? लेकिन फिर भी यहां पर कुछ शहरों में तब भी ये PM 2.5 इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, मतलब जो कूड़ा करकट है उसको किस प्रकार से कहां पर अच्छे से मैनेज किया गया। तो देखो यहां पर भी हमारा टारगेट था कि हम लोग 100% तक साफ सफाई कर देंगे, ठीक है। जो भी हम लोग यहाँ पर क्या है, जो वेस्ट है, जो कूड़ा करकट है, उसको हम सेग्रीगेट मतलब सेपरेट कर देंगे। सब हमारा टारगेट था, घरों के अंदर जो कूड़ा है वो सेपरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक वेट जो गीला कूड़ा है वो अलग, यहाँ पर सॉलिड वेस्ट होगा वो अलग होगा, तो इस प्रकार से सेपरेट करने के ऊपर हमारा पूरी तरह से फोकस था। लेकिन जो प्रोग्रेस हुआ है वो 78% का हुआ है। केरला, पुडुचेरी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ एरियाज देखने को मिलेंगे जहां पर आपको सही से टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज वेस्ट बंगाल, दिल्ली के अंदर यहाँ पर सिचुएशन खराब हो चुकी है, यहाँ पर कोई भी कूड़े करकट को मैनेज नहीं किया गया। उसके बाद बात आती है मैनुअल स्कैवेंजिंग की। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे स्कैवेंजर्स होते हैं जिनसे गटर वगैरह साफ करवाई जाती है। तो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ये हमारा टारगेट था, हम इसको कम कर देंगे, इरेडिकेट मतलब कम कर देंगे। बट भारत में आज भी आपको 66,692 मैनुअल स्कैवेंजर्स देखने को मिल जाते हैं। फिर बात आती है फॉरेस्ट कवर की, जंगल का एरिया कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है। तो हमारा टारगेट था कि हम लोग जंगल के एरिया को इंक्रीज करेंगे 33.3% से, हमारा जो ग्रीनरी है वो इंक्रीज होगी। लेकिन 2019 तक हम सिर्फ और सिर्फ 21.6% तक अचीव कर पाए, तो अगेन यहाँ पर भी हमारा टारगेट प्रॉपरली अचीव हो नहीं पाया है। फिर बात की गई एनर्जी के सेक्टर में, जो टारगेट है हमारा वो ये था कि हम लोग 175 गीगावाट की जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है वो बनाएंगे, ठीक है, वो जनरेट करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ऐसे जैसे कि हम लोग सोलर एनर्जी से बिजली को बना रहे हैं, विंड एनर्जी से बना रहे हैं, जिससे पोल्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन आज के टाइम पर ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ 56% तक अचीव हुआ है, ये भी पूरा अचीव हुआ नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर वो कैसी है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब बात आती है तो हमने 17 गोल सेट कर रखे हैं, 2030 तक हमें गोल अचीव करने हैं, ठीक है। और ध्यान रखना है इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, कल ही द हिंदू न्यूज़पेपर के वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो ये जो 17 गोल है वो कौन कौन से हैं कि गरीबी कम कर देंगे, हंगर खत्म कर देंगे, हेल्थ सबकी बढ़िया होगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, जेंडर इक्वालिटी होगी, साफ पानी मिलेगा, अफोर्डेबल एनर्जी होगी, डिसेंट वर्क होगा, इकॉनमी ग्रो होगी, इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन देखने को मिलेगा, इनइक्वालिटी घटा देंगे। ये सारे हमने यहाँ पर 17 गोल सेट कर रखे थे, ठीक है। 2030 तक हमें अचीव करने हैं। तो यहाँ पे भारत की क्या कंडीशन है, तो भारत की रैंक भी यहाँ पर भी डाउन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा जो मतलब ये गोल अचीव करने का रास्ता हम काफ़ी पीछे हैं। 2021 के अंदर भारत की रैंक यहाँ पर 192 नेशंस में से 117 हो चुकी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो इंडिया का ओवरऑल स्कोर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर वो 100 में से 66 देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा बेहतर स्कोर है नहीं। इंडिया की रैंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कम, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हंगर को मिटाना, गरीबी को मिटाना, तो अभी भी भारत के अंदर आपको हंगर और ये पॉवर्टी वगैरह ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जेंडर इनक्वालिटी वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, ठीक है। इंडिया बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्म कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन के मामले में, इस वजह से थोड़ा सा पीछे रह गया है। प्लस 2021 में बात करें तो भारत ने काफ़ी कुछ सफ़र किया है, हम लोग हंगर को नहीं मिटा पाए, फूड सिक्योरिटी और बढ़ती हुई नजर आई है, जेंडर इक्वालिटी यहाँ पर खत्म नहीं हो पाई, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया, तो यहाँ पर इसके गोल में भी हम लोग काफ़ी पीछे रह चुके हैं। तो इस रिपोर्ट ने एक्जैक्टली ये बताया कि भारत ने आखिरकार क्या क्या अचीव किया और कहाँ पर हम लोग स्टैंड करते हैं। प्लस अब बात करते हैं भारत में जो अलग अलग राज्य हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो झारखंड और बिहार, यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों स्टेट्स के बारे में बात करें तो ये थोड़े से पीछे रहे हैं, खासकर इस एसडीजी को मीट करने में, मतलब इस एसडीजी को अचीव करने में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको अचीव करने में झारखंड और बिहार थोड़ा सा पीछे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद केरला फर्स्ट पर देखने को मिलेगा, केरला ने टॉप किया है। केरला के बाद तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, ये सेकंड पोजीशन पर है। इन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया है और काफ़ी करीब हैं अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए।
उसके बाद थर्ड पोजीशन पर आपको गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड भी देखने को मिल जाएगा। यूनियन टेरिटरीज की बात आती है तो चंडीगढ़ यहाँ पर टॉप पर आता है, फिर उसके बाद दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी भी आपको देखने को मिल जाता है। फिर सेकंड प्लेस पर आंध्र प्रदेश अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पुडुचेरी सेकंड प्लेस पर और अंडमान निकोबार थर्ड प्लेस पर आपको देखने को मिल जाता है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रख सकते हो, इसको अपने एसए में भी यूज़ कर सकते हो, कोई अगर ऐसा आता है तो मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो, प्लस प्रीलिम्स में तो आपके लिए यूज़ हो ही जाएगा। क्लियर हुआ? बाकी 17 गोल्स कौन कौन से मैंने आप लोगों को बता दिया है। मजा आ गया आर्टिकल पढ़ के, काफ़ी कुछ मिला है। अब फटाफट लाइक कर दो, मैं दोबारा याद दिला देता हूँ क्योंकि अब बहुत सारे लोग फिर से भूल गए होंगे, तो लाइक कर दोगे तो उसके बाद वीडियो ऑल वीडियो तक रीच होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की गई है क्वाड लीडर्स वर्चुअल मीट के बारे में। तो हुआ क्या है, पहले न्यूज़ समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखो जो क्वाड के लीडर्स हैं, क्वाड के लीडर कौन कौन से देखने को मिलेंगे। यूएस के यहाँ पर जो बाइडेन हो गए, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो गए, इधर यहाँ पर योशिहिदे सुगा हो गए, जापान के पीएम, उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ये देखने को मिलेंगे स्कॉट मॉरिसन। तो यहाँ पर क्वाड के लीडर्स हैं। क्वाड बेसिकली यहाँ पर 4 कंट्री का एक ग्रुप है जिसमें आता है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया और जापान। ठीक है, इन कंट्रीज का ग्रुप देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली हुआ क्या, पहले तो आपको पता ही होगा रशिया यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है। इस यूक्रेन के बीच में इन क्वाड लीडर्स के बीच में मीटिंग इस पूरे डिस्प्यूट यानी इस रशिया यूक्रेन के विवाद के बीच में, इस विवाद के दौरान ही यहाँ पर इन क्वाड ग्रुप के लीडर्स के बीच में बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ। तो डिस्कशन क्या हुआ, उस मीटिंग की हाइलाइट्स यहाँ पर बताई गई हैं। देखो चारों कंट्री ने डिसाइड किया पूरी तरह से, वो क्या डिसाइड किया मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो यहाँ पर थोड़ा से यहाँ पर आप देख पाएंगे, इधर आपको यूएस नजर आएगा, इधर मैं ऑस्ट्रेलिया बोलने वाला था, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, इधर आपको जापान नजर आएगा, इधर भारत नजर आएगा। तो ये जो तीनों कंट्रीज हैं, यहाँ पर एल बना देना, ये जो तीनों कंट्रीज हैं, ये तीनों कंट्रीज यहाँ पर एक तरफ देखने को मिली। इन तीनों कंट्रीज ने यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट में बार बार बातचीत करी इस मीटिंग के अंदर। और ये तीनों कंट्रीज क्या चाहती थी कि भारत भी रशिया के अगेंस्ट में बोले। और इसी प्रकार से इन तीनों कंट्रीज का जो ट्वीट निकल कर आया, वो ट्वीट ऐसा निकल कर आया कि हमने मीटिंग करी क्वाड की और उस मीटिंग में रशिया के अगेंस्ट में काफी कुछ डिस्कशन हुआ है, तो इस प्रकार से ट्वीट किया। लेकिन जब हमारे पीएम मोदी का ट्वीट आया तो उन्होंने ऐसी कुछ बात लिखी नहीं। ठीक है, मतलब इन्होंने कुछ ऐसा लिखा ही नहीं कि हमने रशिया के अगेंस्ट में कोई बातचीत करी है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल चुकी थी। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर हुआ। क्वाड की मीटिंग में क्या हुआ मैंने आप लोगों को बताया, क्या क्या देखने को मिला वो आप लोगों ने समझा। तो बहुत कोशिश की गई क्योंकि देखो भारत ने अलग अलग जगह पर, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ, वोटिंग में एब्सटेन कर दिया है भारत ने। यहाँ पर वोटिंग में कोई फॉलो किया नहीं है, रशिया के अगेंस्ट में भारत गया नहीं है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जब भारत अगेंस्ट में गया नहीं तो कंट्रीज फोकस कर रही थी कि भारत भी अगेंस्ट में चला जाए, क्योंकि भारत भी दुनिया की एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। तो भारत भी अगेंस्ट में जाता तो रशिया के ऊपर प्रेशर पड़ता था, लेकिन भारत अभी भी अगेंस्ट में नहीं गया। तो मीटिंग में क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मीटिंग के अंदर चाइना को लेकर डिस्कशन हुआ, क्योंकि देखो मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। देखो अभी मीटिंग में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2-4 मुद्दे और उठाए। वो ये उठाए कि भाई यूक्रेन में आज के टाइम पर भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को निकाल लिया है ऑपरेशन गंगा के अंडर में, आपको ध्यान होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल यूक्रेन के अंदर आपको भारत के 20,000 बच्चे देखने को मिलेंगे, जिसमें से काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, ये बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। मैं आपके लिए कल एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा जहाँ पे मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि क्यों हम लोग जाते हैं, क्यों इंडिया के बच्चे यहाँ पर बाहर जा रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, वो भी एक एस्पेक्ट क्लियर करेंगे हम लोग। तो कल के लिए मैंने आर्टिकल रखा हुआ है, कल हम लोग उसको चर्चा करेंगे क्योंकि जबरदस्त आर्टिकल है मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अभी हम लोग बात करें जो रीसेंट मीटिंग हुई है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस आपको पता चल चुका है। रशिया यूक्रेन के विवाद के बारे में डिस्कशन हुआ। यहां पर तीनों कंट्रीज चाहती थी भारत रशिया के अगेंस्ट में जाए, बट भारत रशिया के अगेंस्ट में गया नहीं। दूसरा पॉइंट उठाया गया इंडो पैसिफिक का। इंडो पैसिफिक को हम लोग कैसे पीस और सिक्योर बना सकते हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना का एक बहुत बड़ा अग्रेशन देखने को मिल जाता है। चाइना यहाँ पर अग्रेसिवली अटैक करता है, तो यहाँ पर चाइना को हमें टैकल करना है। यह आपको इंडो पैसिफिक रीजन देखने को मिलेगा। ये इंडियन ओशन हुआ, ये पैसिफिक ओशन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं इंडो पैसिफिक। अब यहाँ पर क्या है, चाइना का अग्रेशन देखने को मिलता है इस पूरे पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो भारत और इन सारी क्वाड कंट्रीज का मेजर फोकस है कि हम लोग इस वाले एरिया को पूरा सिक्योर और पीसफुल बनाएं। ठीक है, और चाइना का अग्रेशन इस वाले एरिया में बिल्कुल भी ना होने दें। ठीक है, और जब भी क्वाड की बात आती है ध्यान रखना, क्वाड मतलब इंडो पैसिफिक देखो क्वाड जहां पे लिखना है, इंडो पैसिफिक के बारे में चर्चा होनी है। तो इंडो पैसिफिक एक मेजर वर्ड है जो कि आपको क्वाड के साथ रख के हमेशा चलना है जेब में। ठीक है, जब भी चर्चा होगी तो ये यहां पर लिखना होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वाड एग्जैक्टली क्या है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखो क्वाड को हम लोग, पूरा नाम जो है इसका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसके अंदर 4 नेशन इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये मीटिंग वगैरह की पुरानी पिक्चर है, इसको छोड़ दो।
फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्वाड बेसिकली बातचीत करता है किस चीज़ को लेकर। अगेन देखो, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री ओपन बनाने की, तो यहाँ पर ये वाला रीजन है, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात करें क्वाड कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे बना, तो साल 2007 की बात है। जापान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे शिंजो एबे साहब, ठीक है, ये नहीं है शिंजो एबे, ये योशिहिदे सुगा हैं, इनसे पहले वाले शिंजो एबे हुआ करते थे। तो वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर आए थे क्वाड ग्रुप का, और यहाँ पर फिर बात आगे बढ़ती रही। देखो उस समय तो कुछ इतना फायदा देखने को नहीं मिला, लेकिन दिसंबर 2012 के अंदर शिंजो एबे साहब फिर से इस कॉन्सेप्ट को उठाए और इसकी वजह से यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस को। देन इनका मेजर फोकस ये था कि हम लोग इंडियन ओशन और खासकर पैसिफिक ओशन को एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, खासकर चारों कंट्रीज मिलकर। फिर कहानी आगे बढ़ती रही और नवंबर 2017 में क्वाड कोalition फाइनली यहाँ पर बन जाता है, मतलब चारों कंट्रीज साथ में आ जाती हैं। चारों कंट्रीज का मेजर मकसद देखो, अगेन इंडो पैसिफिक साथ में आ चुका है, इनका मेजर मकसद है इंडो पैसिफिक को एक तरीके से ओपन और फ्री बनाया जाए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से सिंपल सा पूछा जाएगा यहाँ पे, वो ये है क्वाड कंट्रीज के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है, उस नेवी अभ्यास का नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में उस अभ्यास का नाम बता देना जल्दी से फटाफट, काफी बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। नाउ बात करें क्वाड के इंपॉर्टेंस के बारे में, तो क्वाड का इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए। सबसे पहली चीज, चाइना के इन्फ्लुएंस को टैकल करेगा। यहां पर क्या है, मैंने आपको एक मैप दिखाया अभी जो दिखाया था, तो चाइना का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ चुका है। इनफैक्ट चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर घुसना चालू कर देता है, ठीक है, हम बार बार आप देख पाओगे स्टैंड ऑफ वगैरह चला, तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। तो चाइना का इन्फ्लुएंस को हम आराम से काउंटर कर सकते हैं, हम चारों कंट्री मिलकर यहां पर चाइना को टैकल कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी आपको देखने को मिलेगी। कोविड-19 के बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना का रोल काफ़ी बढ़ चुका था, और उसके बाद यहाँ पर दुनिया भर में क्या हुआ, चाइना ने काफ़ी सारी वैक्सीन वगैरह को भी बांटा। नाउ अब क्या है, भारत यहाँ पर क्या कर सकता है, इन चारों कंट्रीज़ का मतलब भारत इन तीनों कंट्रीज़ की मदद लेकर दुनिया भर में अपना जो फार्मा इंडस्ट्री है उसको ग्रो कर सकता है, अपनी वैक्सीन को यहाँ पर आगे कंट्रीज़ में दे सकता है। क्योंकि आपको पता होगा क्वाड ग्रुप ने रिसेंटली यहाँ पे बोला भी था, हम लोग दुनिया भर में वैक्सीन को देंगे, खासकर उन कंट्रीज़ को जो कि कंट्रीज़ यहाँ पर वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर पाई हैं। तो यहां पर भारत के अंदर वो वैक्सीन बनाई जाएंगी, उसके बाद अलग कंट्रीज के अंदर उसको भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन हुआ था, तो यहां पर अगेन हम लोग चाइना को टैकल कर सकते थे, मतलब इन कंट्रीज का हेल्प लेके। तो इन कंट्रीज मतलब इस क्वाड ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, वो मैंने आपको समझाया है। प्लस इस क्वाड ग्रुप के मतलब पीछे यहाँ पर आपको इससे पहले चैलेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, मतलब कि क्वाड ग्रुप को लेकर कुछ, मतलब अभी तो हमने देख लिया कि भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, बट कुछ दिक्कतें हैं, बिल्कुल दिक्कत है। पहली दिक्कत क्या है, चाइना हमेशा से ही क्वाड के अगेंस्ट में है, ठीक है। चाइना यहाँ पर इसको बोलते हैं, क्वाड को बोलता है एंटी चाइना बनाया है, चाइना से हमेशा ही यहाँ पर मतलब चाइना को टैकल करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है। उसी प्रकार से आप ट्रेड और सप्लाई चेन के बारे में देखोगे तो चाइना लगातार फोकस कर रहा है कि हम अपना जो व्यापार है, कॉमर्स है, वो सब यहाँ पर ग्रो कर दें अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, ये आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक कंसर्न नहीं है, ध्यान रख सकते हो, बस खाली यही है। चाइना बार बार फोकस करता है कि इस ग्रुप को चाइना बोलता है कि एंटी चाइना ग्रुप ये बनाया गया है। क्लियर हुआ? तो क्वाड के बारे में आपने काफ़ी कुछ समझ लिया। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अगला आर्टिकल यहाँ पर साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बात की गई है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कशन किया है कि हम लोग 5G ऑक्शनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 5G टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। आर्टिकल आप देख पाओगे द हिंदू का, अगेन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट या फिर न्यूज़ क्या है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक पोस्ट बजट वेबिनार, मतलब बजट आने के बाद एक वेबिनार हुआ, उस वेबिनार को एड्रेस किया। वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि देखो ये जो बजट है 2021-22 वाला, इसने क्लियरली एक बता दिया है, एक रोड मैप रख दिया है कि हम लोग यहाँ पर 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग करने वाले हैं, मतलब 5G को हम लोग लेकर आने वाले हैं। बट डेट कौन सी है, डेट करेंटली हमें पता नहीं है, तो डेट के बारे में ज़्यादा फोकस देना मत, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर 5G के तो ऊपर स्पेसिफिकली फोकस किया गया है, लेकिन 5G के अलावा और भी जगह पर फोकस किया गया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल सिस्टम हो गया, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, इन सब चीज़ों को बनाया जाएगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको रटा रखे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स क्या है, ये आपको रटे पड़े हैं, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली जो ज़्यादा फोकस किया गया है वो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया गया है। 5G टेक्नोलॉजी क्या है, तो एक लेटेस्ट अपग्रेडेशन आपके इंटरनेट का, जो LTE ही है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका एक लेटेस्ट अपग्रेडेशन है। इससे पहले आप लोग 4G LTE का यूज़ कर रहे थे, है ना। 4G के बाद यहाँ पर ये 5G टेक्नोलॉजी है। 5G के अंदर आपको लेटेंसी का रेट कम देखने को मिलेगा। लेटेंसी मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो लेट, मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 4G के अंदर स्पीड थोड़ी स्लो है, नेटवर्क थोड़े लेट आते हैं, बट यहाँ पर 5G के अंदर आपको स्पीड थोड़ी सी फास्ट देखने को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया।
तो हम लोग अगर देखें तो इंटरनेट का खासकर ये जो अलग अलग 1G 2G 3G 4G हो गए, ये कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं इसके बारे में आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। हम बात करें तो 1G के बारे में, तो 1980s में 1G निकल कर आया था, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन अर्ली मोबाइल फोन्स यहाँ पर बनाए गए इसके माध्यम से। 1990 में यहाँ पर क्या हुआ, 2G आया। 2G में हमने लो स्पीड डेटा का इस्तेमाल करने लगे, वॉइस और सम टेक्स्ट यहाँ पर मतलब शेयर करने लगे। उसके बाद 3G आया। 3G के टाइम पे मोबाइल ब्रॉडबैंड आ चुका था, हाई स्पीड इंटरनेट मिल चुका था, इंटरनेट एक्सेस आ चुका था। 3G के बाद आपको 4G आया। 4G के थ्रू हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4G में हमारे को बहुत अच्छा इंटरनेट मिला, 2010 के आसपास की बात है, 4G इंटरनेट मिला। हाई स्पीड इंटरनेट, स्ट्रीमिंग कर सकते थे, ऐप्स, और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते थे इंटरनेट के माध्यम से। उसके बाद 2020 में भाई 5G के ऊपर चर्चा करी दी गई। 5G अपने आप में एक बेमिसाल यहाँ पर इंटरनेट देखने को मिलेगा, ठीक है। हर चीज़ को जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उनको ये कनेक्ट कर सकता है। 5G के अंदर आपको 3 बैंड देखने को मिलेंगे, होता है ना, अलग अलग बैंड्स होती हैं। तो इसमें एक लो बैंड है, मिड बैंड है और हाई बैंड है। लो बैंड के अंदर यहाँ पर 1 गीगाहर्ट्ज़ से कम यहाँ पर आपको रेंज देखने को मिलेगी। मिड बैंड के अंदर 1 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़, हाई बैंड के अंदर 24 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर की बैंड अब रेंज आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि आप इंटरनेट यहाँ पर कौन से बैंड का यूज़ कर दो, लो बैंड का यूज़ करोगे ऑब्वियस सी बात है इंटरनेट थोड़ा स्लो रहेगा, मिड बैंड का बहुत हाई रहेगा, और यहाँ पर जो हाई बैंड का उसमें अल्टीमेट हाई इंटरनेट चलने वाला है। क्लियर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 3 बैंड कौन कौन से, 3 बैंड मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। मिड बैंड क्या होता है, मिड बैंड बता दिया। हाई बैंड की जब बात आती है तो मतलब आपका एक तरीके से, जैसे कि आप लोगों को पता होगा 4G की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1 Gbps है, ठीक है। 1 Gbps का मतलब 1 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन अभी हम लोग इसी को कंपेयर करें 5G से, तो 5G में कितनी ज़्यादा स्पीड है, तो 5G में मिलती है हम लोग को 20 Gbps। तो मतलब आप कह सकते हो 4G का जो 1 Gbps है इसको इंटू 20 कर दो तो यहाँ पर 20 गुना ज़्यादा तेज़ इंटरनेट मिलता है 5G में। दिक्कत क्या है, वो हाई बैंड स्पेक्ट्रम में मिलेगा। तो आपको होगा इसमें क्या दिक्कत है, हाई बैंड स्पेक्ट्रम ले लेंगे तो हाई बैंड स्पेक्ट्रम अल्टीमेट प्राइस पर मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर ये इंटरनेट मिलने वाला है, ठीक है। तो जो इंटरनेट स्पीड है किसकी, 5G की, तो ये यहाँ पर हाई स्पीड इसकी 20 Gbps की देखने को मिल सकती है, ध्यान रखना। बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो बेनिफिट्स यहाँ पर बहुत सारे होने वाले हैं। स्ट्रीमिंग वीडियोस, मल्टीपल कैमरा एंगल, सब कुछ आप VR वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट मिल रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं कुछ चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है, देखो स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर हमारे पास कोई भी बातें एकदम क्लियर नहीं है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके पास इतना कैश नहीं देखने को मिलेगा, कैश की थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये देखने को मिल जाएगा कि जो 5G बैंड है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें दुनिया भर के अंदर 5G को लेकर क्या सिचुएशन है, तो दुनिया भर के अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज काफ़ी अच्छे से इन नेटवर्क्स को प्रोवाइड करवा चुकी हैं, उनके कस्टमर्स को यहाँ पर मिल रहा है 5G नेटवर्क, ठीक है। जो टेलीकॉम कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे US चाइना हो गया, तो यहां पर आप देख पाओगे 5G कनेक्शन उनके यूजर्स को मिल रहा है। साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग की बात करें तो इन्होंने भी यहां पर 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर जो रिसर्च है वो आज से शुरू नहीं करी है, 2011 से शुरू कर दी है, ठीक है। तो ये कंपनीज और ये कंट्रीज बहुत ज़्यादा आगे देखने को मिलेंगी 5G टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर। क्लियर हुआ। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी ज़बरदस्त है, काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, और इस आर्टिकल को भी आप लोग सिंपली GS पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। बात की गई है न्यू गिन बेरी स्पीशीज के बारे में। तो आर्टिकल द हिंदू का आप लोग देख पा रहे होंगे, न्यू गिन बेरी स्पीशी को डिस्कवर किया गया है वेस्टर्न घाट्स में। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक टीम ऑफ साइंटिस्ट है, कहाँ से, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से यहाँ पर बिलोंग करती है। उन्होंने यहाँ पर न्यू गिन बेरी स्पीशी को डिस्कवर किया। तमिलनाडु के अंदर जो कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ से इसको डिस्कवर किया गया है, ठीक है। इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। और यहाँ पर आप कह सकते हो जो बेरीज होती हैं ना, लेकिन जो ये अभी नई वाली डिस्कवर करी है वो इस प्रकार से आपको व्हाइट कलर का इसमें फ्रूट देखने को मिलता है। यही पिक्चर इंटरनेट पर देखने को मिलेगा, तो इसमें व्हाइट कलर का फ्रूट निकलता है, ध्यान रखना। इस पूरे स्पीशी का साइंटिफिक नेम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है। तो इस गिनबेरी स्पीशी का साइंटिफिक नेम है ग्लाइकोस्मिस एबिकर्पा, ठीक है। इसका व्हाइट कलर का फ्रूट देखने को मिलता है, अभी आपने पिक्चर देख लिया। ये स्पीशी भारत में एग्जैक्टली कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जो वेस्टर्न घाट्स है, जब आप लोग मैप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपको ये वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे। तो वेस्टर्न घाट्स की साइड पर आपको ये प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं इस बेरी की। ये जो स्पीशी है ये बिलोंग करती है ऑरेंज फैमिली से, जिसको नाम दिया गया है रोटोके। उसका जो ये बेरीज हैं
ठीक है, ग्लाइकोस्मिस स्पीशी की। इनके अंदर एक अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। ये बेसिकली अपने एडिबल फ्रूट मतलब खाने लायक फ्रूट के उससे जानी जाती हैं। प्लस इन बेरीज का अपने आप में बहुत बड़ा यूजेज है। कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, तो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर यहाँ पर इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। एक तरीके से हम लोग बोले जो मेडिकल वैल्यूज़ है इसकी, मतलब इसको एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है, एज अ फूड यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस प्लांट का हम लोग यूज़ करते हैं फूड और मेडिसिन की तरह। दोनों पॉइंट यहाँ पर सेम सही है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। नाउ फाइनली आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपने वीडियो अच्छे से सुन लिया है तो फटाफट क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है डैश सेज दैट all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess practice religion। मतलब कौन सा आर्टिकल बोलता है कि आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर छूट मिली हुई है, आपके पास पूरा हक है कि आप फ्रीली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस प्रोफेस कर सकते हो, तो उस आर्टिकल का नंबर बताना है। अगला क्वेश्चन जो यूएनएचआरसी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसने रिप्लेस कर दिया है एक पुरानी वाली बॉडी को। पुरानी वाली बॉडी का नाम क्या है ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक बॉडी है सेंटर फॉर साइंस एंड डेवलपमेंट, तो सीएसई ने यहाँ पर रिलीज करी है एक रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का नाम बताना है। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जो 5G इंटरनेट स्पीड है इसकी जो हाईएस्ट स्पीड है वो कितनी देखने को मिल सकती है, वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन बताना है। अगला क्वेश्चन जो न्यू गिन बेरी स्पीशी है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम नीचे कमेंट सेक्शन बता देना। अगला क्वेश्चन कौन सा आर्टिकल बोलता है कि हर एक कम्युनिटी अपने खुद के जो भी मैटर होता है रिलीजन का वो खुद यहाँ पर उनको मैनेज कर सकती है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल बोलता है, उस आर्टिकल का नंबर बताना है। अगेन इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, चाहो तो आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे खुद सॉल्व करते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, काफ़ी लेंदी हो चुका है, 45 मिनट्स का हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर वैसे तो हम लोग डेली बेसिस पर ओवरव्यू लिया करते थे, अब ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुका है तो यहाँ पर ओवरव्यू आज नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जिस दिन शॉर्ट रहेगा उस दिन हम लोग ओवरव्यू भी लिया करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर इसको अपलोड भी करना है। आपको पता होगा एक दिन पहले ही मैं शाम को आजकल इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि एक दिन पहले यहाँ पर शाम को ही अपलोड कर दिया जाए। तो चलो फिर इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों को इस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।